जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपडेट विद सीके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत के 5 राज्यों पे चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है ना। अब इसमें से बात करने वाले हैं कि हम लोग किस किस राज्य पर जो है चुनाव होने वाला है ना, और किस राज्य पर किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है। इसमें बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा या फिर कांग्रेस का, हम लोग सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। साथ ही हम लोग इसमें यह भी बात करने वाले हैं कि जो 5 राज्य का चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ है उसमें किस किस दिन को वोटिंग होगा और रिजल्ट कब होने वाला है ना। मतलब कि एक ही वीडियो में हम लोग सारा कुछ जानने वाले हैं। वोट किन के पक्ष में कितना जाएगा, किन के पक्ष में कितना कम जाएगा, इस बार क्या होने वाला है विधानसभा का चुनाव है जो 5 राज्य है, उसमें हम लोग सारा कुछ एकदम फुल्ली क्या है कि डिस्कशन करने वाले हैं ना। तो अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव 2026 में पश्चिम बंगाल का क्या शेड्यूल है ना। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने क्या अभी जैसे शेड्यूल जारी किया है पश्चिम बंगाल के चुनाव में लेकर के। तो यहाँ पे देखिए, पश्चिम बंगाल में कुल सीट कितना है तो 294 है ना। अब फुल बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए किसी पार्टी को, तो 148 चाहिए। ये जो विधानसभा है पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे 2 फेज में चुनाव होने वाले हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फेज में कितना सीट है तो 152 सीट में होने वाला है। अब इसका नामांकन जारी होगा कब, तो यहाँ पे देखिए 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक, है ना। जो फर्स्ट फेज का चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल पे, उसका नामांकन आपका 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक होने वाला है। अब इसके बाद स्क्रूटनी आप 7 अप्रैल को जमा कर सकते हैं ना। अब देखिए, इसके साथ ही क्या है कि नाम वापसी आप 9 अप्रैल को कर सकते हैं। इसके साथ में वोटिंग का जो डेट रखा गया है वो 23 अप्रैल को रखा गया है। यानी कि फर्स्ट फेज में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव का होगा उसका वोटिंग का डेट 23 अप्रैल है। अब जब रिजल्ट आएगा उसका डेट क्या है, तो देखिए यहाँ पे 4 मई, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अप्रैल के बाद ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। मैच 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के बीच से यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल का जो है रिजल्ट आ जाएगा, है ना, फर्स्ट फेज का। अब देखिए सेकंड फेज में क्या है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड फेज का टोटल कितना सीट है। तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड फेज में टोटल कितना सीट है, तो 142 सीट है ना। अब यहाँ देखिए सेकंड फेज का जो नामांकन होने वाला है 2 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक जो है सो जितने भी प्रत्याशी अपना नामांकन करा सकते हैं। अब उनको स्क्रूटनी का डेट कब दिया गया है, तो वो 10 अप्रैल का है। अब देखिए, अगर कोई भी प्रत्याशी अपना नाम जो नॉमिनेशन करवा लेते हैं उसके बाद अगर हटवाना चाहते हैं तो वो 13 अप्रैल को हटा सकते हैं ना। अब बात करें सेकंड फेज का चुनाव का, तो वो कब है, तो वो है 29 अप्रैल को। अब इसका भी रिजल्ट कब आएगा, तो 4 मई को। यानी कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का रिजल्ट एक ही दिन होने वाला है ना। अब देखते हैं कि ये पश्चिम बंगाल पे किसका पलड़ा भारी होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि पश्चिम बंगाल 2026 का जो चुनाव होने वाला है इसमें किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, साफ साफ मैं आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान में ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की जो सरकार है ना, इसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ममता बनर्जी टीएमसी में अभी आगे क्यों है ना। इसका आगे होने का सबसे मुख्य कारण क्या, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि ममता बनर्जी जो है उसका वोट बैंक सबसे मजबूत किस जगह पे है, तो हम लोग वहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हालिया सर्वे जैसे वोट वाइब के अनुसार लगभग 42% लोग अभी भी ममता बनर्जी के ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यानी कि बंगाल के जो 42% मतदाता हैं वो अभी भी जो है ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए सबसे मुख्य और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है बंगाल पे, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना, है ना, ये जो आप देख रहे हैं लक्ष्मी भंडार योजना, ये क्या है, तो जिस तरह से झारखंड में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना चलता है और हर महीने जो है 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को झारखंड सरकार 2500 रुपये हर एक महीना देने का काम कर रही है ना। उसी तरह से बंगाल पे क्या है कि ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार योजना चलाती है, जिसमें एसटी और एससी को प्रति माह 1200 मिलता है ना वहाँ पे। अब इसके बाद जो अदर कास्ट के जो लोग हैं उनको प्रत्येक महीना 1000 मिलता है। अब देखिए इसका जो एज लिमिट है ये 25 से लेकर के 60 वर्ष के लिए है ना। यानी कि जिनको पैसा मिलता है हर एक महीने 1200 एसटी एससी को, और जो अदर कास्ट के हैं उनको 1000, है ना। तो इसका लिमिट एज क्या रखा है, तो 25 से लेकर 60 साल की महिलाओं के लिए यहाँ पे ये रखा गया है ना, इनको लाभ मिलता है। अब इसके साथ में अभी ममता बनर्जी ने और एक घोषणा किया है कि जो भी पंडित है और जो भी मौलाना हैं जो अपना मस्जिद में नमाज करते हैं उनके लिए क्या किए हैं कि 500 रुपये के मानदेय जो है बढ़ा दिया है। ये सब बड़ा बड़ा फैक्टर अभी ममता बनर्जी जो है फील्ड में उतार रही है, इसलिए क्योंकि उनका पार्टी मजबूत हो सके, है ना। अब देखिए इसके साथ में क्या है कि मुस्लिम वोट, राज्य का मुस्लिम मतदाता सूची पूरी तरह से टीएमसी को पसंद करते हैं ना। अब देखिए जो कई सीटों पर निर्णायक हो सकते हैं, यानी कि मुस्लिम वोट एक तरफा यहाँ पे टीएमसी को वोट करती है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल पे, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ममता बनर्जी के लिए। अब बात करते हैं कि बंगाली अस्मिता, है ना, क्योंकि बंगाल है तो स्वाभाविक है कि बंगाली वहाँ पे जो बंगाली का जो अपना एक सांस्कृतिक होता है उसके हिसाब से ममता बनर्जी पे भी टारगेट करके रखा है ना कि बंगाली का वोट कैसे लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए ममता बनर्जी एक बार फिर से बाहरी
बनाम बंगाली के मुद्दे को हवा दे रही है ना, जो स्थानीय वोटर को जोड़ सकती है। आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी किस किस तरह से स्ट्रेटजी जो है सो अपने राइज पे लगा रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पे देखिए बीजेपी के लिए क्या फैक्टर हो सकता है ना, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अब बीजेपी का मुद्दा बंगाल पे कैसे है। तो यहाँ पे देखिए बीजेपी कहाँ कहाँ टक्कर दे रही है। तो यहाँ पे देखिए भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है ना, बीजेपी का सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि बंगाल पे जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी काफी जोर से बढ़ती जा रही है ना। यहाँ पे देखिए बीजेपी ने ममता सरकार को भ्रष्टाचार और युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत बुरी तरह से घेरा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अभी बंगाल पे जो बेरोजगारी और युवाओं की जो है नौकरी नहीं मिलने के कारण वहाँ की जो स्थिति खराब हो रही है, उसको लेकर के यहाँ पे बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार को घेरा है ना। अब यहाँ पे देखिए शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पार्टी हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की कोशिश में है। इसके साथ ही क्या है कि वोट शेयर का अंतर कितना रहेगा बीजेपी और टीएमसी के बीच में, तो हम लोग इस पर बात करते हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से देखा जाए तो टीएमसी को 43 से 45% है ना, और बीजेपी को 41 से 43% वोट मिल सकते हैं। यानी कि इसका अंतर ज़्यादा है नहीं, हार जीत का जो अंतर रहेगा मात्र 2 से 4% का होने वाला है ना। यानी कि ये मुकाबला जो होने वाला है ये काफ़ी कड़ा मुकाबला है। यानी कि दोनों का यहाँ पे जो है सो जोर शोर से यहाँ पे हो हल्ला चल रहा है ना, यानी कि किसी भी पार्टी यहाँ पे कम नहीं दिख रही। तो इस बार देखते हैं क्या टीएमसी का सरकार फिर से बना रहता है या फिर बीजेपी यहाँ पे बाजी मारती है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि इस बार जो है बंगाल पे टीएमसी या बीजेपी का सरकार बने, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। अब यहाँ पे देखिए जो नया मुद्दा एसआईआर का है ना, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है मुद्दा, तो वोटर लिस्ट से काफी फर्जी नामों को यहाँ पे हटा दिया गया है ना, जिससे बीजेपी को बढ़त मिलने की उम्मीद है। यानी कि एसआईआर जब हुआ तो इसमें से बहुत सारे फर्जी वोटरों लिस्ट में से नाम को छाट दिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे इस फैक्टर से बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है ना। तो अब देखिए अब यहाँ पे आगे क्या है, तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कि असम का विधानसभा चुनाव में किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में यहाँ पे शेड्यूल जारी किया है, तो हम लोग उस पर बात करने वाले हैं ना। यहाँ पे देखिए तो असम में कुल जो सीट है वो कितना है, तो 126 है ना। अब किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए कितना सीट लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो 64 सीट लाना पड़ेगा। और कोई भी पार्टी अगर 64 सीट यहाँ पे लाती है तो वो जो है अपना सरकार असम में बना सकती है ना। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नॉमिनेशन का तारीख को कब ऐलान किया गया है ना, तो यहाँ पे देखिए 16 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक यहाँ पे जो है प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन करवा सकते हैं। इसके बाद में स्क्रूटनी कब कर सकते हैं, तो वो 24 मार्च को। अब कोई भी प्रत्याशी अपना नाम हटाना चाहते हैं वो 26 मार्च को यहाँ से अपना नाम वापसी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए वोटिंग का जो डेट रखा गया है वो 9 अप्रैल को रखा गया है ना। अब यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कब आएगा, तो ये रिजल्ट आएगा आपको 4 मई को है ना। यानी कि पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव का रिजल्ट एक ही दिन आने वाला है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या है, और यहाँ पे असम में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए असम 2026 में किसका पलड़ा भारी होने वाला है ना, तो यहाँ पे देखिए वर्तमान समीकरण और ओपिनियंस पोल के आधार पर बीजेपी यानी कि एनडीए का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी नजर आ रहा है ना। अब देखिए इसके पीछे कई मुख्य कारण है। अब यहाँ पे देखिए जो मेन मुद्दा है और जो मेन कारण है जिसके कारण से बीजेपी यहाँ पे असम पे आगे होने वाली है, तो वो कौन सी है, तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है बीजेपी यानी कि एनडीए की मजबूती स्थिति। अब ये कैसे है, तो यहाँ पे देखिए सर्वे के आंकड़े हैं ना, यानी कि पीपल्स पल्स और हालिया वोट वाइप सर्वे के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए का जो सरकार है वो 126 में से 90 सीट की यहाँ पे अपना जो आसपास यहाँ पे ले आ सकती है ना। यानी कि जब ये चुनाव होने वाला है असम पे, तो यहाँ पे 126 सीट में से लगभग यहाँ पे 90 सीट बीजेपी ला सकती है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे देखिए सीएम की जो लोकप्रियता है, यानी कि असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी हैं, अब अभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए वो पहली पसंद बने हुए हैं ना। करीब 55% लोग सरकार को कामकाज से खुश हैं। आप समझ सकते हैं कि असम में जो 55% लोग हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी के काम से खुश हैं और वो यहाँ पे इनको सपोर्ट करने वाले हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आने वाला है बीजेपी और एनडीए सरकार के लिए है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि लाभार्थी वर्ग को क्या यहाँ पे फायदा होने वाला है ना असम पे। तो यहाँ पे देखिए कि लाभार्थी वर्ग यानी कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और लाडली बहन योजना जैसी कैश बेनिफिट योजनाओं ने महिलाओं और युवाओं के बीच में बीजेपी को काफी मजबूत बढ़त दिया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि असम पे सरकार क्या करती है कि लाडली बहन योजना और जो है सो सरकारी नौकरियों में काफी ध्यान दे रही है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सो युवाओं को यहाँ पे अट्रैक्ट करने की यहाँ पे जो सो काम की है असम सरकार, तो इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो वोट अपनी ओर खींच सकती है ना असम पे। तो अब देखते हैं कि आगे क्या है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में क्या है कि विपक्ष में कांग्रेस गठबंधन काफी बड़ा चुनौती हो सकता है असम पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि गौरव गोगोई का उभार, कांग्रेस ने इस बार
गौरव गोगोई को आगे किया है। आप समझ सकते हैं कि अभी जिस तरह से यहाँ पे असम पे बीजेपी का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है, तो इस बीच में कांग्रेस ने क्या किया है कि गौरव गोगोई को उसमें से सबसे आगे करके रखा है ना, कांग्रेस पार्टी से। तो यहाँ पे देखिए जो गौरव गोगोई है वो जैसे क्या है कि भाई युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, है ना, और सीएम की रेस में भी तीसरे नंबर पर है, यानी कि इनका चेहरा भी असम में देखा जाए तो काफी यहाँ पे लोकप्रिय है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि सेकंड फैक्टर क्या बन के आ सकता है असम में कांग्रेस के लिए, तो हम उससे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है असम पे। तो यहाँ पे देखिए AIUDF के कमजोर होने से मुस्लिम वोट में इस बार सीधे कांग्रेस की ओर से शिफ्ट हो जा सकते हैं ना, जिससे मुकाबला कड़ा हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे अभी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण का अंदाजा असम पे लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसे बीजेपी को यहाँ पे ये बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो यहाँ पे देखिए विपक्ष में फूट, है ना, यानी कि विपक्षी गठबंधन असम सन मिलिटो मोर्चा से अखिल गोगोई की राइजोर दल अलग हो गई है, जिससे एंटी बीजेपी वोट बंटने का खतरा है। तो आपको क्या लगता है कि असम में फिर से इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा जी का फिर से सरकार होने वाला है, या फिर यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार होने वाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं तमिलनाडु के बारे में, है ना, तमिलनाडु चुनाव के बारे में। तो तमिलनाडु में कितना सीटें हैं विधानसभा का, तो 234 है, और किसी भी पार्टी को फुल बहुमत कब मिल सकता है, जब वो 118 सीट ले आए, है ना। अगर किसी भी पार्टी 118 सीट ले आती है तो यहाँ पे अपना वो सरकार बना सकती है। अब यहाँ पे देखिए तमिलनाडु का विधानसभा का जो है चुनाव में नॉमिनेशन का डेट कब रखा गया है, तो वो 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक कोई भी अपना नॉमिनेशन करवा सकते हैं, कोई भी पार्टी, है ना। और यहाँ पे स्क्रूटनी की डेट कब है, तो वो है 7 अप्रैल। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद से कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो वो 9 अप्रैल को अपना नाम वापसी ले सकते हैं, है ना। इसके बाद वोटिंग का डेट कब रखा गया है, तो वो 23 अप्रैल को। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि तमिलनाडु 2026 की विधानसभा में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होने वाला है ना। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो मुकाबला त्रिकोण होने वाला है ना। अब देखिए ये कैसे होने वाला है तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पलड़ा अभी भी DMK जो सत्ता पक्ष है ना, जो सत्ता पक्ष की सरकार अभी है यहाँ पे तमिलनाडु पे, उसकी पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, तो वो कौन है, MK स्टैलिन, है ना, जो DMK पार्टी से सत्ता पक्ष पे है। तो अब देखिए बढ़त क्यों है ना, जो स्टैलिन की यहाँ पे सरकार है उनको बढ़त क्यों मिलने वाले हैं, तो हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मौजूदा सरकार स्टैलिन की व्यक्तिगत लोकप्रियता उनकी पार्टी से भी काफी ज्यादा है। ओपिनियन पोल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे IPDS सर्वे के अनुसार DMK गठबंधन को बहुमत मिलने की प्रबल संभावना है ना। इस बीच में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है तमिलनाडु में, तो हम लोग उस पर बात करने वाले। तो इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होने वाला ये गठबंधन की ताकत होने वाली है ना। यहाँ पे देखिए कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ उनका तालमेल बहुत ही मजबूत है ना, जो वोट बंटने नहीं देंगे। आपको पता होगा कि तमिलनाडु पे जो है कांग्रेस की मजबूती हमेशा से देखी गई है ना। तो अब ये क्यों है, तो यहाँ पे देखिए गठबंधन की ताकत सबसे बड़ी रही है ना, जिसके वजह से तमिलनाडु पे लगातार यहाँ पे कांग्रेस की सरकार हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार काफी मजबूत दिख रही है, कहाँ पे, तमिलनाडु पे, है ना। अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए कि तमिलनाडु में जो दूसरी पार्टी है वो कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए EK पलानीस्वामी, है ना। अब देखिए EK पलानीस्वामी का जो पार्टी है AIADMK, ये मुख्य रूप से विपक्ष में अभी खड़ी हुई है ना, और ये एक चुनौती के रूप में है कांग्रेस के। तो अब देखिए जो मुख्य रूप से चुनौती देखा जा रहा है तमिलनाडु पे, तो वो किसका है, तो वो है AIADMK, है ना। इस बार बीजेपी और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर वापसी की कोशिश कर रही है, यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा सा डर होने का चांस है कांग्रेस को, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये पार्टियां जो ये मिलकर अब यहाँ पे कोशिश कर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी और सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने के लिए वे पूरी ताकत लगा रहे हैं। यानी कि जो AIADMK पार्टी है ये हर एक पार्टी को समेट के जैसे अपने और खींचने की कोशिश कर रही है ताकि इनका वोट बैंक बना रहे, है ना। यहाँ पे देखिए तमिलनाडु के चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर क्या मान के आया है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर जो पार्टी है वो किसका है, थलपति विजय, यानी कि TVK, है ना। ये कहीं ना कहीं नया फैक्टर है तमिलनाडु के चुनाव पे। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस तो अपना मुख्य रूप से चुनाव लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर है थलपति विजय की जो TVK पार्टी है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर ला सकती है। कैसा लगे, तो यहाँ पे देखिए इनको क्या कहा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर या फिर यहाँ पे किंग मेकर साबित हो सकते हैं। सुपरस्टार विजय की नई पार्टी जो क्या है, तलमिलगा वेत्री कड़गम, यानी कि TVK, है ना। इस चुनाव का सबसे बड़ा यहाँ पे सरप्राइज होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए सर्वे बताता है कि विजय युवाओं और पहली बार वोट देने वाले के बीच पे बहुत लोकप्रिय है ये, क्योंकि एक अभिनेता है विजय जी। अब ये कहीं ना कहीं युवाओं को सबसे बड़ा अपना अट्रैक्शन करके यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको वोट इस बार मिलने वाला है। जो इनकी नई पार्टी है TVK है, कहीं ना कहीं ये
किसी भी जगह से अपना सीट तो इस बार जीतने वाले हैं ना तमिलनाडु पे। यहाँ पे देखिए वे लगभग 13 से 15% वोट शेयर हासिल कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए जो क्या कर सकते हैं कि जो डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के खेल में अपना जो है बाधा डाल सकती है ना। तो अब यहाँ पे देखिए केरल चुनाव है ना, अब हम लोग केरल चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुल सीट कितना है, तो 140 सीट है। अब किसी भी पार्टी को फुल बहुमत के लिए 71 सीट लाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए नॉमिनेशन का डेट रखा गया है, तो वो कब रखा गया है, तो वो 16 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक जो है सो अपना नॉमिनेशन करवा सकते हैं। साथ ही स्क्रूटनी 24 मार्च को करवा सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए नाम वापसी यहाँ पे 23 मार्च को कर सकते हैं, और वोटिंग यहाँ पर जो कब होने वाली है, तो 9 अप्रैल को। साथ ही इसका रिजल्ट कब आने वाला है, तो वह भी 4 मई को रिजल्ट आने वाली है ना। अब देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा खेला क्या होने वाला है और किस पार्टी की ज़्यादा यहाँ पे पलड़ा केरला में भारी होने वाली है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं केरल 2026 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होने वाला है ना। तो यहाँ पे देखिए केरल इस बार यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन और एलडीएफ लेफ्ट गठबंधन के बीच में बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन हालिया स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे जिस तरह से आया है यहाँ पे केरल पे, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूडीएफ का उत्साहित काफी बढ़ा दिया है ना। क्योंकि मेयर का चुनाव जब हो रहा था तो यहाँ पे जो यूडीएफ की पार्टी है ये कहीं ना कहीं अपना बहुमत काफी ज्यादा लाई थी किसमें, मेयर के चुनाव में, है ना। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है यूडीएफ के लिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, विपक्ष में जो बैठे हैं यूडीएफ, इनका कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है ना। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी यहाँ पे खतरा पैदा कर सकती है केरल पे, है ना। अब देखिए ये कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि मजबूत वापसी के संकेत हैं, यानी कि अब इस बार फिर से यहाँ पे यूडीएफ की सरकार होने वाली है ना। जिस तरह से संकेत आ रही है, ये कैसे हो रही है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2025 के अंत में हमें स्थानीय निकाय चुनाव और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है ना। कई सर्वे जैसे स्कीप मीडिया के अनुसार यूडीएफ के इस बार 70 से 71 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूडीएफ जो टीम है ये कहीं ना कहीं इस बार 70 से 71 सीट ला सकते हैं ना, जो बहुमत के आंकड़े के लिए 71 से बेहद करीब है। यानी कि समझ सकते हैं अगर यूडीएफ इतना अपना सीट लाता है तो कहीं ना कहीं वो अपना जैसे पार्टी यहाँ पे खड़ा कर सकता है और अपना सत्ता पे वहाँ पे सत्ता की कुर्सी पे बैठ सकते हैं ना। तो अब देखिए कि सत्ता विरोधी लहर काफी जोर से यहाँ पे चल रही है, कहाँ पे, केरल पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट गठबंधन यानी कि एलडीएफ पिछले 10 वर्षों से लगातार यहाँ पे इनकी सरकार बनी हुई है ना। अभी देखिए जिस तरह से सत्ता से 10 साल से है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता में बदलाव की इच्छा और भ्रष्टाचार के आरोप का फायदा कहीं ना कहीं यूडीएफ को मिलने वाला है। अब समझ सकते हैं कि 10 साल से जहाँ पे सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं लोग ये चाह रहे हैं वहाँ पे कि यहाँ पे जो सब बदलाव हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए केरल में जो सत्ता पक्ष में है वहाँ के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम है लेफ्ट मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, है ना। अब देखिए इनका हैट्रिक का कोशिश है क्योंकि लगातार ये 10 साल से यानी कि 2 बार से लगातार यहाँ पे केरल पे ये मुख्यमंत्री बन के हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार यहाँ पे जो है सो केरल के मुख्यमंत्री क्या यहाँ पे हैट्रिक लगाने वाले हैं कि नहीं? अगर वो हैट्रिक लगाएंगे तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन तीसरी बार लगातार जीत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और यहाँ पे देखिए इतिहास रचने की चाह पर भी है। तो यहाँ पे देखिए एलडीएफ का जो संगठन बहुत ही मजबूत है ना, और उन्होंने अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट भी जारी कर दी है। यहाँ पे देखिए अब उनके बीच में चुनौती क्या क्या है, तो वो सर्वे के मुताबिक लगभग 52% लोग सीएम विजयन को तीसरी बार कार्यकाल देने के पक्ष में नहीं है ना, जो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रही है। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा मोर्चा पार्टी जो है वो किसका है, तो वो बीजेपी का है ना। तो यहाँ पे देखिए अब बीजेपी किस तरह से अपना यहाँ पे जगह बना सकती है, तो हम लोग उससे बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए इनका बढ़ता प्रभाव काफी जोर शोर से यहाँ पे देखा जा रहा है केरल पे, है ना। बीजेपी केरल में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। सर्वे के अनुसार उन्हें 15 से 18% वोट शेयर और करीब 6 सीटों में अपनी जगह मिल सकती है ना, जो किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो केरल में इस बार जो है बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिलने की संभावना है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार केरल पे कितना सीट बीजेपी को मिलने वाला है, कमेंट में जरूर बताएं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पे पांडिचेरी का क्या माहौल है ना। तो अब यहाँ पे देखिए पांडिचेरी में टोटल कितने विधानसभा है, तो ये महज यहाँ पे 30 विधानसभा है। तो इसका जो नॉमिनेशन का डेट निकला है वो कब है, 16 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक, है ना। इसके बाद वोटिंग का डेट जो है तो वो कब है, 9 अप्रैल को। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट जब आएगा वो है 4 मई को, यानी कि 5 राज्य में जो चुनाव का रिजल्ट यानी कि एक ही दिन 4 मई को आने वाली है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका मार्केट क्या है और इसका माहौल क्या है ना। यहाँ पे किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है, पांडिचेरी पे, तो हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। पांडिचेरी 2026 विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होने वाला है ना।
तो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पौंडीचेरी में इस समय जो है सो एनडीए एआईएनआरसी प्लस बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है ना, लेकिन विपक्ष में जो कांग्रेस प्लस डीएमके कड़ी टक्कर दे रही है। आप समझ सकते हैं कि ये इनका जो पार्टी तो मजबूत है ही है, एनडीए एआईएनआरसी प्लस बीजेपी का तो मजबूत है, ठीक ना, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं देखा जाए इस बार पौंडीचेरी के चुनाव में तो कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा अपना यहाँ पे बढ़त बना सकती है ना, और ये कांटे की जो है सो टक्कर दे सकती है। अब यहाँ पे देखिए इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है, हम लोग उससे बात करने वाले। अब यहाँ पे देखिए सत्ता पक्ष में जो यहाँ पे अभी पार्टियां हैं वो कौन कौन सी है, तो वो है एनडीए प्लस में क्या क्या है आपका एआईएनआरसी प्लस बीजेपी का गठबंधन सरकार है ना, कहाँ पे, तो पौंडीचेरी पे है। और यहाँ पे देखिए ये होने से क्या है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मजबूत गठबंधन वाली सरकार है ना। अब यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी का क्या कहना है, एआईएनआरसी और बीजेपी ने इस बार भी 2021 वाला फॉर्मूला अपनाया है ना। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे अपनाया है तो हम लोग इससे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एआईएनआरसी 16 सीटों पर और बीजेपी गठबंधन बीजेपी प्लस एआईएडीएमके प्लस एलजेके 14 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जैसे इस पे बढ़त कैसे हो सकती है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार होने और पौंडीचेरी को डबल इंजन सरकार का फायदा मिलने के नैरेटिव से उन्हें शहरी इलाके में समर्थन मिलने जा रहे हैं, है ना। आप समझ सकते हैं कि केंद्र में जिस तरह से बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं इनका गठबंधन है, तो इस पर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि कहीं ना कहीं शहरी वाला वोट भी इस बार इनको मिलने वाला है ना, और इससे गेम चेंजर भी हो सकता है ना। अब देखते हैं कि आगे क्या है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए जो विपक्ष में है, जो विपक्ष पार्टी है कौन कौन सी है, तो एसपीए और डीएमके है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो है एसपीए यानी कि डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन है ना। पौंडीचेरी पे डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है। अब यहाँ पे देखिए ये वापसी की कोशिश किस प्रकार से कर रही है तो हम लोग वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस और डीएमके का सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि एसपीए सरकार को बेरोजगारी और राज्य के दर्जे यानी कि स्टेटहुड जैसे मुद्दे पर घेर के रखा है ना। अब यहाँ पे देखिए कि चुनौतियां क्या क्या सामने आ सकती है ना। तो यहाँ पे देखिए कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा था, इसीलिए इस बार उनकी जो पूरी उम्मीद यहाँ पे डीएमके के मजबूत आधार पर टिकी हुई है। आप समझ सकते हैं कि पौंडीचेरी पे जो है कांग्रेस की 2021 में जब वहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं उस टाइम वहाँ पे उनकी पार्टी बहुत कमजोर थी। तो इस बार वो अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए डीएमके से गठबंधन कर लिया है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो इनकी पार्टी मजबूत हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए तीसरी पे जो चुनावी समीकरण क्या हो सकता है तो हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पौंडीचेरी में 30 सीटों में से बहुमत के लिए मात्र 16 सीट की जरूरत है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में क्या है कि बीजेपी का दावा है कि उनका वोट शेयर इस बार पिछले साल के मुकाबले और बढ़ने वाला है ना, जबकि विपक्ष को सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इंक्लुएंसी को भरोसा है। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या इस बार पौंडीचेरी पे बीजेपी का गठबंधन सरकार आने वाली है या फिर यहाँ पे डीएमके की गठबंधन की सरकार होगी? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमेशा आप लोग को इस तरह से वीडियो मिलता रहे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।